हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार से कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है, जिसमें हम लोग कुछ सिद्धांतों को समझने की कोशिश कर रहे थे और उसमें हमने पहले टॉपिक के रूप में ऑफ बाउ प्रिंसिपल को जान लिया था। आज हम बात करेंगे पाउली के अपवर्जन नियम की या फिर पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। तो देखिए, जो पाउली का अपवर्जन नियम है वह बोलता है कि किसी परमाणु में किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याएं यानी कि कौन कौन सी, n स्मॉल n मुख्य क्वांटम नंबर, l यानी कि द्विगंशीय क्वांटम संख्या, ठीक है, ml यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या और प्रचक्रण क्वांटम संख्या, इन चारों ही क्वांटम संख्याओं के मान कभी भी समान नहीं हो सकते। ऐसा हो सकता है कि तीन क्वांटम संख्याओं के मान समान हो, लेकिन फिर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये पाउली का अपवर्जन नियम बताता है। या फिर इसी नियम के अनुसार ये भी कहा जाता है कि केवल दो इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रह सकते हैं, यानी कि एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है अधिकतम, केवल दो इलेक्ट्रॉनों की। और इन इलेक्ट्रॉनों के जो प्रचक्रण है या फिर स्पिन है वे क्या होनी चाहिए, विपरीत यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। तो ये किस प्रकार से हो सकते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एक कक्षक में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इसका ये मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा अगर वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो दूसरे का जो स्पिन होगा वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। और अगर किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या केवल एक होती है तो इसको बोला जाता है अर्धपूरित कक्षक, ठीक है। यहाँ पर से दो नए टर्म्स भी हम लोग सीख रहे हैं। इसमें जिसमें अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं जिस कक्षक में, उस कक्षक को बोला जाता है पूर्ण पूरित कक्षक। इसको ध्यान में रखना है, आगे चल के ये टर्म्स काम आने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, जिसमें अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन हो जाएं यानी कि कक्षक पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन से भर गया है, क्योंकि अधिकतम दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, पूर्ण पूरित कक्षक। और जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है वह क्या कहलाएगा, अर्धपूरित कक्षक, ठीक है, क्योंकि ये आधा भरा हुआ है, ठीक है। यही समझ लीजिए, इसी से आपको याद रहेगा, ठीक है। तो आप लोग समझिए कि पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है। इसको एक बार एक उदाहरण से भी समझते हैं। तो देखिए, अगर हम उदाहरण लेते हैं के कोश का, ठीक है, तो हमने क्या बोला, के कोश में हम चारों क्वांटम संख्याओं के मान चेक करेंगे कि ये समान होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मुख्य क्वांटम नंबर होता है उसका मान के कोश के लिए क्या होगा, कौन सा एनर्जी लेवल है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, पहला मुख्य ऊर्जा स्तर है, ठीक है। तो n इक्वल्स टू क्या है, 1 है। और के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम लोग दो इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं। दो इलेक्ट्रॉनों के लिए हम देख रहे हैं कि चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान है या भिन्न भिन्न है, ठीक है। तो जो मुख्य क्वांटम नंबर है उसका मान तो क्या है, इन दोनों ही इलेक्ट्रॉनों के लिए समान है, n इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। अब देखते हैं जो दूसरा क्वांटम नंबर होता है यानी कि द्विगंशीय क्वांटम संख्या, L का मान, जब n का मान 1 होता है तो L का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये भी दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या होगा, समान ही होगा, ठीक है। तो ये दो क्वांटम संख्याओं के मान तो समान है। अब देखते हैं तीसरी क्वांटम संख्या क्या होती है, चुंबकीय क्वांटम नंबर या फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ml या फिर m, इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान भी है 0, क्योंकि ये -l से लेके +l तक होती है, ठीक है। तो ये हो गया 0। ये भी क्या रहेगा, दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए समान रहेगा। अब आप सोच रहे हैं सारी क्वांटम संख्याओं के मान तो समान ही आते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी एक क्वांटम संख्या बाकी है जो कि है फोर्थ क्वांटम नंबर। कौन सी, प्रचक्रण क्वांटम संख्या या फिर स्पिन क्वांटम नंबर। इसके मान देखिए, एक इलेक्ट्रॉन होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिसका मान क्या हो जाएगा, +12। इसको ms से या फिर s से किसी से भी दिखा सकते हैं, ठीक है, +12। और दूसरा इलेक्ट्रॉन विपरीत प्रचक्रण प्रदर्शित करेगा या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करेगा, जो कि बता रहा है पाउली का अपवर्जन नियम, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो फोर्थ क्वांटम नंबर का मान है वह दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या है, अलग अलग है, एक है +12 और एक है -12।
तो इस प्रकार से हमने देखा कि चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या नहीं है, समान नहीं है। ठीक है, 3 तो समान हो सकते हैं, लेकिन जो फोर्थ क्वांटम नंबर है उसका मान यहाँ पर क्या आ गया है, अलग अलग आ गया है। और हमेशा ये अलग अलग ही रहेगा, क्योंकि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और उनका जो प्रचक्रण है या फिर स्पिन है वह ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होना चाहिए, ऐसा पाउली का अपवर्जन नियम बोलता है। ठीक है, तो अब इससे थोड़ा सा हम लोग इसको और एक्सप्लेन कर लेते हैं या और अच्छे से समझ लेते हैं कुछ एग्जांपल्स लेके। तो देखिए, हम लोग कुछ ऊर्जा स्तर या फिर कुछ एनर्जी लेवल्स में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से किया जाएगा इस टेबल की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऊर्जा स्तर लिखेंगे। एक तो हम लोग के ऊर्जा स्तर के लिए बात करेंगे और दूसरी बात हम करेंगे एल ऊर्जा स्तर के लिए या फिर के और एल कोशों के लिए। ठीक है, तो अब देखिए, जो पहला ऊर्जा स्तर है यानी कि के कोश, उसके लिए एन का मान क्या होता है, ये होता है 1। ठीक है, और जो दूसरा ऊर्जा स्तर है यानी कि एल कोश, इसके लिए एन का मान क्या होता है, ये होता है 2। ठीक है, अब एन का मान जब 1 है तो एल का मान क्या हो जाएगा, n-1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0। ठीक है, वैसे ही एल कोश के लिए एन का मान अगर 2 है तो यहाँ पर जो स्मॉल एल है या फिर दिगंशी क्वांटम संख्या है उसका मान कितना हो जाएगा, n-1, यानी कि इसके 2 मान हो जाएंगे, एक तो 0 हो जाएगा और एक हो जाएगा 1। ठीक है, अब बात करते हैं उपकोश। तो इसमें उपकोश कौन कौन से होंगे, जहां पर एल का मान 0 होता है वहां पर कौन सा उपकोश होता है, एस उपकोश। यहाँ पर भी एल का मान 0 है तो यहाँ पर भी हम एस उपकोश की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एल का मान 1 है तो यहाँ पर हम पी उपकोश की बात कर रहे हैं। अब देखिए, चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान बताइए इनके लिए। तो देखिए, चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान कैसे ज्ञात होता है, -L से लेके 0 और 0 से लेके +L तक, यानी कि -L से +L तक के सारे मान। ठीक है, यहाँ पर तो L का मान क्योंकि 0 ही है तो जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है उसका मान भी क्या हो गया, 0 ही हो गया। लेकिन यहाँ पर जो है वह L के 2 मान है, एक तो 0 है एक 1 है। तो जो 0 वाला है इसके लिए तो चुंबकीय क्वांटम नंबर का मान भी 0 ही हो जाएगा, लेकिन जो 1 वाला है उसके लिए 3 मान आ जाएंगे, -1, 0 और +1। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए, स्पिन यानी कि ms या फिर किसकी वैल्यू, s की वैल्यू, यानी कि जो फोर्थ क्वांटम नंबर है। ठीक है, तो इस वाले के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ये हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और जिनका स्पिन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। तो ये हो गया +½ और ये हो गया -½ ठीक है, फिर इस वाले के लिए भी सेम ही हो जाएगा, ये भी हो गया +½ और ये भी हो गया -½ ठीक है, यहाँ पर भी +½ और -½ क्योंकि एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, तो +½ और -½ ठीक है, +½ और -½ ठीक है। अब उपकोश में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या कैसे ज्ञात होगी, देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये पूरे एस उपकोश की और पूरे पी उपकोश की बात होगी। ठीक है, तो ये के वाले कोश के लिए अगर एस उपकोश है केवल इसमें, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह कितनी है, वह है 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 ही तो है। ठीक है, अब एल कोश में जो एस उपकोश है उसके लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, ये भी है 2। ठीक है, एल कोश में जो पी उपकोश है उसके लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गए टोटल 6। ठीक है, तो अभी तक हम लोग उपकोशों में चेक कर रहे थे कि कितने इलेक्ट्रॉन है, अब हम इस पूरे के पूरे ऊर्जा कोश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह लिखेंगे। तो देखिए, इस वाले में तो कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन, केवल 2 ही तो हैं, तो 2 लिख दिया। ठीक है, अब एल ऊर्जा कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, ये है 2, ये है 6, तो कितना हो गया 2 + 6, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल एल ऊर्जा कोश में, ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। और हम अभी तक यही तो पढ़ते आए हैं कि के कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, एल कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ऐसे ही आप लोग एम कोश और एन कोश के लिए भी इनको ज्ञात करेंगे, तो एम कोश के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 आ जाएगी। ठीक है, वैसे ही एन कोश के लिए जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह 32 आ जाएगी। ठीक है, तो इससे हम लोगों को एक बात और यहाँ से क्लियर होती है कि मुख्य क्वांटम संख्या n वाले कोश में
जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह 2n² के बराबर होती है। यहाँ से एक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने पहले एक बात पढ़ी थी कि n वाले कोश में ही जो कक्षकों की संख्या होती है वह अधिकतम कितनी होती है, n² होती है। लेकिन यहाँ पर किसकी बात चल रही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है। जैसे कि k कोश में n का मान 1 होता है, ठीक है, तो 2 गुणा 1 की घात 2 n की जगह पर हमने 1 रख दिया है, ठीक है, 2n² में, तो कितना आ गया, 2 आ गया। यानी कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन k कोश में कितने रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं, ठीक है। वैसे ही l कोश की बात करें तो वहां पर n का मान होता है 2, तो 2 गुणा 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 2 × 4 यानी कि 8, ठीक है। वैसे ही m कोश में n का मान होता है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर, तो कितना हो गया, 2 गुणा 9 यानी कि 18 अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। वैसे ही n कोश में ज्ञात कीजिए, तो n में 2 गुणा 4 का स्क्वायर यानी कि 2 × 16, तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो आज आपने सीख लिया पाउली का अपवर्जन नियम। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हुंड के अधिकतम बहुपता नियम की। तब तक आप इतना अच्छे से पढ़ लीजिए। आपके पाठ के बाकी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर पे से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए विद्यासार। आप विद्यासार की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.vidyasar.com।